जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पेज में। और आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो कालखंड है किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीपीएससी टीचर की बात करें या फिर किसी भी एग्ज़ाम, दरोगा का एग्ज़ाम, बीपीएससी का एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो फेज है वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आज से हम एक एक टॉपिक कर करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में रोज़ पढ़ा करेंगे। तो हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो हम शुरू से जीरो से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का खंड है इसे हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला को हम लोग प्रथम चरण में रख सकते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और एक है तृतीय चरण। तृतीय चरण जो प्रथम चरण का कालखंड रहा है इसी को हम लोग उदारवादी दल के नाम से जानते हैं। उदारवादी या और जो द्वितीय चरण है इस द्वितीय चरण को हम लोग उग्र राष्ट्रवादी के नाम से जानते हैं। और जो तृतीय चरण है इसे हम लोग गांधी युग या फिर गांधीवादी चरण या फिर गांधी युग के नाम से जानते हैं। गांधी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, एक प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में। प्रथम चरण में हम लोग उदारवादी के बारे में पढ़ेंगे और द्वितीय चरण में हम लोग उग्र राष्ट्रवादी के बारे में पढ़ेंगे और तृतीय चरण में गांधीवादी के बारे में पढ़ेंगे या फिर गांधी विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे और गांधीवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो तृतीय चरण आप देख रहे हैं इसी को हम लोग गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। जो उदारवादी चरण रहा है, अगर हम इस उदारवादी चरण के कालखंड की बात करें तो 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक हम रख सकते हैं। ठीक है, 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक रख सकते हैं। दूसरा जो पीरियड है उग्र राष्ट्रवादी का, इसे हम लोग 1905 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक रख सकते हैं। 1905 से लेकर 1919 तक रख सकते हैं। और तीसरा जो चरण है गांधी युग, इसे हम लोग 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक रख सकते हैं। ठीक है, 3 चरणों में हम लोग पढ़ रहे हैं और 3 चरणों को हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ने का काम करेंगे, एक एक टॉपिक को पूरा विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो पहला है उदारवादी चरण। अगर इसके कालखंड की बात करें तो यह 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक का रहा। उग्र राष्ट्रवादी की बात करें तो यह 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक का रहा। और गांधीवादी या गांधी युग की बात करें तो यह 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक का रहा। ठीक है, इसी में हम बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम देखें उदारवादी के बारे में या उदारवादी चरण के बारे में। तो बात करें कि ये जो उदारवादी चरण देख रहे हैं, इस उदारवादी चरण का विचारधारा क्या था? विचारधारा है ना, कोई भी आप पार्टी देखते हैं देश में, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, आरजेडी पार्टी हो, जेडीयू पार्टी हो या किसी भी तरह का पार्टी या फिर अगर किसी भी तरह का व्यक्तित्व, तो उनमें एक अलग विचारधारा होता है। उसी तरह से जो उदारवादी चरण के समय में जितने भी लोग रहे हैं उन सभी का अपना अलग एक विचारधारा रहा है और उस विचारधारा को हम लोग उदारवादी के नाम से जानते हैं। उदारवादी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर इनका हम प्रवृत्ति की बात करें, अगर हम इनके प्रवृत्ति की बात करें तो इनका प्रवृत्ति कैसा है, तो उदार प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। ठीक है, कैसे प्रवृत्ति के लोग, तो उदार प्रवृत्ति के लोग, है ना। उदार कहने का मतलब दयालु टाइप के लोग हैं, उदार प्रवृत्ति के लोग हैं और इनका विचारधारा हमेशा उदार रहा है। उदारवादी इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि पूरा चरण को हम लोग उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं, है ना। अगर इनकी हम नीति की बात करें, अगर हम इनके नीति की बात करें या फिर पॉलिसी की बात करें तो इन्हीं के पॉलिसी को हम लोग 3P पॉलिसी के नाम से जानते हैं। 3P पॉलिसी के नाम से जानते हैं, है ना। 3P पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसी 3P पॉलिसी की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि इनका
3P पॉलिसी क्या था? तो इनका 3P पॉलिसी में था प्रेयर करना, ठीक है, प्रोटेस्ट करना और पार्टीशन, है ना। हम लोग जानते हैं प्रेयर का मतलब हो गया याचना करना, है ना जी, याचना करना। फिर हो गया प्रोटेस्ट, प्रदर्शन करना और प्रार्थना पत्र दाखिल करना, ठीक है। तो उदारवादी विचारधारा के जितने भी लोग रहे हैं उनका विचार कैसा रहा? उदारवादी रहा। और इनका प्रवृत्ति कैसा रहा? तो हमेशा उदार प्रवृत्ति के लोग रहे। और इनका पॉलिसी कैसा रहा? द 3P पॉलिसी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इसी को हम लोग याचना करना, प्रदर्शन करना और प्रार्थना करना के नाम से कह सकते हैं। बात है कि इस समय के जितने भी लोग रहे हैं जो एक नेता के रूप में जाने गए, उन सभी को हम लोग उदारवादी के नाम से जान रहे हैं, है ना। अगर हम इस उदारवादी चरण में महत्वपूर्ण नेताओं की जिक्र करें कि महत्वपूर्ण नेता, इस समय के महत्वपूर्ण नेता का अगर नाम का जिक्र करें तो इसी में नाम आता है ना, इसी में नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, इसी में नाम आता है पंडित मदन मोहन मालवीय का, इसी में नाम आता है फिरोज शाह मेहता, फिर केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, दिनसा वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपको जितने भी नेता देख रहे हैं ये सब के सब उदारवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं कि उदारवादी दल के जितने भी नेता हैं वो कहाँ के रहने वाले थे, किस एरिया में निवास करते थे? ये सभी के सभी लोग जो है शहरी एरिया में निवास करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हमने अब तक 3 भागों में बांटा, एक प्रथम चरण, एक द्वितीय चरण, एक तृतीय चरण, ठीक है। प्रथम चरण को हम लोग उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं, द्वितीय चरण को हम लोग उग्र राष्ट्रवादी के नाम से जानते हैं, और तृतीय चरण को हम लोग गांधीवादी चरण या फिर गांधी युग के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इनके कालखंड का तो 1885 ईस्वी, याद करें 1885 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय से ही जो कालखंड रहा उसे हम लोग उदारवादी के नाम से जानेंगे, है ना। और 1885 से जो 1905 ईस्वी का पीरियड है उसे हम लोग उदारवादी चरण के नाम से जान रहे हैं। फिर उग्र राष्ट्रवादी चरण की बात करें तो यह 1905 से लेकर 1919 तक रहा। और एक गांधी युग की बात करें तो स्पेशल हम लोग देखेंगे 1919 से 47 तक। हालांकि गांधी की बात करें तो भारत में गांधी की बात करें तो 1915 से ही कालखंड स्टार्ट हो जाता है, जब महात्मा गांधी भारत में आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन होता है। परंतु अगर मुख्य रूप से गांधी युग की बात करें तो यह 1919 से 1947 तक के बीच में हम लोग इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो उदारवादी चरण की अगर बात करें कि उदारवादी चरण का जो मुख्य विचारधारा रहा वह विचारधारा क्या था? तो उदारवादी था, है ना। ये विचारधारा की बात करें तो इनका विचारधारा उदारवादी था, ठीक है। और इनकी प्रवृत्ति की बात करें तो यह प्रवृत्ति की बात करें तो कैसे? तो हम सब के सब उदार प्रवृत्ति के लोग रह रहे थे, ठीक है। और इनका नीति की बात करें, पॉलिसी की बात करें तो इसी को हम लोग 3P पॉलिसी के नाम से जानते हैं। और 3P पॉलिसी का मतलब क्या है? तो प्रेयर करना, प्रोटेस्ट करना और पार्टीशन दाखिल करना, है ना। तो ये किसके प्रति? तो ब्रिटिश सरकार के प्रति, क्योंकि ब्रिटिश सरकार से सभी लोग इस समय सिर्फ याचना किया करते थे। अगर कोई बात गड़बड़ हो जाता था, लगता था कि यह बात मानने योग्य नहीं है, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन किया करते थे। और इसी समय लोग अगर प्रदर्शन कर रहे हैं और ब्रिटिश सरकार से कुछ मांग करना हो तो प्रार्थना पत्र दाखिल किया करते थे, ठीक है। और इस समय उदारवादी दल के अगर महत्वपूर्ण नेताओं की बात करें तो दादा भाई नौरोजी का सबसे अग्रिम नाम आता है। पंडित मदन मोहन मालवीय हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, केटी तेलंग हो गए, बदरुद्दीन तैयबजी हो गए, दिनसा वाचा हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी होंगे। ये सारे के सारे जो नेता देख रहे हैं ये सभी के सभी
उदारवादी चरण से संबंधित है। ठीक है, उदारवादी चरण में महत्वपूर्ण रूप से हमको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी से स्टार्ट होगा और 1947 ईस्वी तक जाएगा। 1885 में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाएगा, कांग्रेस का नींव रखा जाएगा और एक एक कांग्रेस का अधिवेशन होता चला जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फेज है उसे अभी हम स्काइप करते हैं और हम लोग पहले पढ़ते हैं उग्र राष्ट्रवादी के बारे में, है ना, उग्र राष्ट्रवादी के बारे में। उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे गांधीवादी चरण के बारे में। तो बारी बारी से हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ते चले जाएंगे, एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक। ठीक है, तो उदारवादी दल के जितने भी नेता हैं उनका भी मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत को आज़ादी दिलवाना, भारत को स्वतंत्रता दिलवाना। लेकिन इनका जो उद्देश्य है, यह विचारधारा जो की बात करें तो इनका विचारधारा कैसा है जी, तो इनका विचारधारा है उदारवादी प्रवृत्ति का। ठीक है, इन लोग चाहते हैं कि हम लोग भारत को आज़ादी दिलवाएं, भारत को ब्रिटिश सत्ता से मुक्त करवाएं। लेकिन ये इनको ब्रिटिश कानून पर ज़्यादा भरोसा है, ब्रिटिश न्याय तंत्र पर ज़्यादा भरोसा है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा का फेज है जिसमें हम लोग को उग्र राष्ट्रवादी के बारे में पढ़ना है। इसी उग्र राष्ट्रवादी की अगर बात करें तो उग्र राष्ट्रवादी का जो कालखंड है वो 1905 से लेकर 1919 तक का रहा। ठीक है, इसमें हम अगर नाम की बात करें तो पहला ही फेज में हम लोग को पढ़ना है बंगाल विभाजन के बारे में, बंगाल विभाजन के बारे में। और यह जो बंगाल विभाजन है यह 1905 ईस्वी को हुआ। ठीक है, दूसरा बात करें तो दूसरा है बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन। और यह कब हुआ जी, तो यह भी हुआ है 1906 ईस्वी में। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कब, तो 1906 में। पहला है बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन हम लोग पढ़ेंगे 1905 ईस्वी में। दूसरा स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन, और यह हुआ है 1906 ईस्वी में। तीसरा की बात करें तो तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के बाद सूरत विभाजन हुआ, और सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ। 1907 के बाद देख ले हम लोग, इसी के बाद हम लोग को पढ़ना है मार्ले मिंटो सुधार के बारे में, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। और यह मार्ले मिंटो जो सुधार है यह कब हुआ है, तो 1909 ईस्वी में हुआ। ठीक है, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार के बाद पढ़ना है दिल्ली दरबार के बारे में, दिल्ली दरबार। और यह दिल्ली दरबार कब हुआ, तो 1911 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और दिल्ली दरबार के बाद हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखेंगे। और यह कब हुआ, 1914 ईस्वी, 1914 से 18 तक का पीरियड देखेंगे। उसके बाद 7 नंबर में देखें, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ समझौता। और लखनऊ समझौता हुआ है कब, तो यह हुआ 1916 ईस्वी में। उसके बाद देखें तो होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, होम रूल आंदोलन। और होम रूल आंदोलन हुआ है कब, तो यह हुआ 1916 ईस्वी में। ठीक है, एक चीज़ छूट रहा है ना, बंगाल विभाजन, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन 1906। और यहीं पर हम लोग देख लें कि बीच में ही एक छूटा हुआ पीरियड को यहाँ लिख दे रहे हैं, है ना, मुस्लिम लीग का स्थापना, मुस्लिम लीग का स्थापना। और ये जो मुस्लिम लीग का स्थापना है ये भी हम लोग पढ़ेंगे 1906 ईस्वी में। ठीक है, कितना ईस्वी, तो 1906 ईस्वी में। फिर से देखिए, फिर से हम लोग कर लेते हैं। पहला हम लोग को बात है कि उग्र राष्ट्रवादी चरण या 1905 से 1919 तक का रहा। और उग्र राष्ट्रवादी जो चरण है उसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक है बंगाल विभाजन। हमको सबसे पहले बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ना है। और बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन कब, 1905 ईस्वी में। दूसरा है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, और यह कब की हुआ, तो 1906 ईस्वी में। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन 1906 ईस्वी में। उसके बाद सूरत विभाजन हुआ है, और सूरत विभाजन कब, तो 1907 ईस्वी में हुआ है। बीच में एक छूटा हुआ मुस्लिम लीग की स्थापना, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया।
उसके बाद देखो मार्ले मिंटो सुधार है, और मार्ले मिंटो सुधार हुआ है 1909 ईस्वी में। उसके बाद दिल्ली दरबार है, दिल्ली दरबार 1911 का पढ़ेंगे हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे 1914 का, है ना। उसके बाद लखनऊ सम्मेलन पढ़ेंगे 1916 ईस्वी, और उसके बाद होम रूल आंदोलन पढ़ेंगे 1916 ईस्वी। 1916 के बाद फिर से देखेंगे हम लोग 1917 ईस्वी में चंपारण युद्ध हुआ, चंपारण का सत्याग्रह किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। 17 के बाद फिर से हम लोग खेड़ा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, फिर से रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे, फिर से हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। 1920 का असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चौरी चौरा कांड के बारे में, और उसके बाद आएगा फिर से स्वराज दल के बारे में, और फिर इसी तरह से आगे हम लोग एक एक लाइन को पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चूंकि देख रहे हैं अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो कालखंड है उसको हम बांटने का काम कर रहे हैं कि हमको मुख्य रूप से कौन कौन टॉपिक पर बल देना है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर देखें उग्र राष्ट्रवादी चरण में ये बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में, है ना। और आज हम मुख्य रूप से बंगाल विभाजन पर बात कर रहे हैं। फिर हम आगे हम लोग इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे, बहिष्कार आंदोलन पढ़ेंगे, सूरत का विभाजन पढ़ेंगे, सूरत अधिवेशन पढ़ेंगे, मार्ले मिंटो सुधार पढ़ेंगे, दिल्ली दरबार के बारे में पढ़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, लखनऊ सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। तो बंगाल विभाजन मुख्य रूप से हुआ कब है, तो 1905 ईस्वी में, ठीक है। बंगाल विभाजन पढ़ने से पहले हम बंगाल की स्थिति को देख लें, है ना। अगर हम बात करें बंगाल का, तो मुख्य रूप से इस तरह से मान लीजिए कि क्षेत्र बंगाल का, ठीक है। और बंगाल में बंगाल का जो विभाजन हुआ इस तरह से दो क्षेत्र में बट गया बंगाल, ठीक है। इधर के बंगाल को हम लोग पूर्वी बंगाल कहने लगे, पूर्वी बंगाल, और इधर का जो बंगाल था इसे हम लोग पश्चिमी बंगाल के नाम से जाने, पश्चिमी बंगाल, ठीक है। पूर्वी बंगाल की जो राजधानी की अगर हम बात करें तो इसका राजधानी ढाका को बनाया गया, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी कलकत्ता ही रहा, कलकत्ता ही रहा, क्योंकि इस समय देश के पूरे देश की राजधानी कहाँ हुआ करता था, तो मुख्य रूप से कलकत्ता ही पूरे देश की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। अगर हम पूरे बंगाल की बात करें तो पूरे बंगाल का कुल क्षेत्रफल 1,89,000 किलोमीटर हुआ करता था, ठीक है। यह पूरा बंगाल का क्षेत्रफल 1,89,000 किलोमीटर था। और अगर इस समय की अगर जनसंख्या की बात करें तो इस समय का कुल जनसंख्या करीब 8 करोड़ का था, ठीक है। कितना, तो कुल 8 करोड़ की जनसंख्या। अगर इस पूरे बंगाल को हम देखें तो इस समय पूरे बंगाल में क्षेत्र की बात करें तो मुख्य रूप से एक बांग्लादेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, बिहार, झारखंड, के अलावा दक्षिणी असम, ये जो तमाम क्षेत्र देख रहे हैं ये सब के सब बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे, ठीक है। इतना सेक्टर में पूरा बंगाल फैला हुआ था। और पूरे बंगाल के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1,89,000, है ना, 1,89,000 किलोमीटर में बंगाल था। और इसके कुल जनसंख्या की बात करें तो 8 करोड़ की जनसंख्या निवास कर रही थी इस बंगाल में। और इस बंगाल को ही बात करें तो इस बंगाल में इस समय जो भी वर्तमान का जो बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, दक्षिणी असम है, ये कुल हिस्सा सब के सब बंगाल कहलाते थे, ठीक है। और इस समय बंगाल को 2 भागों में बांटने का काम किया जा रहा है। बंगाल को जब बांटा गया तो जनसंख्या में देख लें, है ना, तो ये समय पूर्वी बंगाल में 3 करोड़ जनसंख्या अलग हुआ। और इस समय पश्चिमी बंगाल में टोटल 5 करोड़ जनसंख्या अलग हुआ, 5 करोड़ मान सकते हैं, ठीक। ये जो 3 करोड़ देख रहे हैं, इस 3 करोड़ में उस समय की बात करें जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय 1
1,80,00,000 हिंदू थे। और दूसरा हम बात करें तो 1,20,00,000 मुस्लिम थे। ठीक है, तो 3 करोड़ जो जनसंख्या पूर्वी बंगाल में गया, उस पूर्वी बंगाल के 3 करोड़ जनसंख्या में 1,80,00,000 हिंदुओं की संख्या थी। ठीक है, 1,80,00,000 हिंदुओं की संख्या थी और 1,20,00,000 मुस्लिमों की संख्या थी जब बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में। और ये पश्चिमी बंगाल की बात करें तो इस पश्चिमी बंगाल में 5 करोड़ जो आप आबादी देख रहे हैं, इस 5 करोड़ की जनसंख्या में 4 करोड़ 20 लाख 4 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या हिंदुओं की थी और 80 लाख की जनसंख्या करीब मुस्लिमों का था। ठीक है, इस तरह से बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, बंगाल के इसके बाद देखिए कि अब अभी वर्तमान स्थिति की बात करें कि बताइए कि वर्तमान स्थिति में पश्चिम बंगाल में है ना, सॉरी पूर्वी बंगाल में जो अभी वर्तमान में क्या है, तो यही पूर्वी बंगाल जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश के रूप में एक अलग देश बन गया। तो बताइए कि इस पूर्वी बंगाल में अभी वर्तमान स्थिति में या बांग्लादेश में अभी वर्तमान स्थिति में हिंदुओं की संख्या कितना है, तो हिंदुओं की संख्या पूरे बांग्लादेश के कुल आबादी का 2022 के जनगणना के अनुसार है ना, बांग्लादेश की कुल जनसंख्या का 7.95% लोग हिंदू हैं। 7.95% लोग जो है हिंदू हैं जो बांग्लादेश में निवास किया करते हैं। ठीक है, इधर हम देख लें कि जिस समय 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया तो इतना सेक्टर था, है ना। तो इस समय देखो सबसे पहले सवाल आता है कि बंगाल विभाजन के समय बताइए कि वायसराय कौन था, वायसराय कौन था। ठीक है, सबसे पहले वायसराय की बात करें तो बंगाल का जब विभाजन किया गया 1905 ईस्वी में, तो उस समय बंगाल के यानी पूरे भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। और इस लॉर्ड कर्जन के अगर पूरे कार्यकाल को देखिएगा तो यह 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक पूरे भारत का वायसराय रहा। और इसी लॉर्ड कर्जन के समय में ही पूरे बंगाल का विभाजन किया गया, बंगाल को 2 भागों में बांट दिए गए। बंगाल के विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बंगाल के विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम या धर्म नहीं था, बल्कि बंगाल के विभाजन का मुख्य उद्देश्य लॉर्ड कर्जन ने बताया कि यह विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि मुझे प्रशासनिक कठिनाइयां हो रही है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बंगाल के विभाजन होने के पीछे कारण ये थे कि किसी भी तरह से हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग कर दिया जाए, क्योंकि इस समय बंगाल जो है वो राष्ट्रवादी का गढ़ माना जा रहा था कि बंगाल ही है जहां से सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है, और उस राष्ट्रवाद को अगर कम करना है तो बंगाल को 2 भागों में बांट दीजिए। और बंगाल को 2 भागों में बांटने का मतलब था कि हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग कर देना। सिंपल सी बात हम करें कि अगर मान लीजिए अगर आपका एक मोहल्ला है, ठीक है, अगर आपका मोहल्ला है और इस मोहल्ले में दोनों साइड है ना, इस मोहल्ले में अगर हम बात करें कि दोनों साइड, ये मोहल्ला हो गया, इसके दोनों साइड घर है, इधर दोनों साइड घर है, ठीक है, इधर दोनों साइड घर है, और ये पूरे मोहल्ला में मान लीजिए कि सिर्फ एक ही जाति के लोग रहते हैं, और जैसे ही चुनाव होता है तो इस मोहल्ला का कोई एक प्रतिनिधि खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद अकेले ही जीत जाता है चुनाव। बाकी अगल बगल के जितने गांव दिख रहे हैं, जितने मोहल्ले दिख रहे हैं, इन सब की आवश्यकता पड़ता ही नहीं है, क्योंकि सभी के सभी छोटे छोटे गाँव, छोटे छोटे मोहल्ले हैं। ठीक है, लेकिन क्या करे कि अगर सरकार इसी गाँव को 2 भागों में बांट दे, इस तरह से बांट दे कि ऊपर का जो एरिया रहा इसको हम लोग वार्ड 5 में कर दे रहे हैं, और नीचे का और जो एरिया दिख रहे हैं, नीचे वाला जो ये मोहल्ले में जो घर दिख रहे हैं, इसको हम लोग वार्ड 6 में कर दें। ठीक है, तो बताइए कि अब अगर इस पूरे मोहल्ले का अगर कोई एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा तो इस पूरे मोहल्ला का वोट क्या इस एक कैंडिडेट को मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा तो यह व्यक्ति इस मोहल्ला से जीत नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब बंगाल का जब विभाजन किया गया तो उस बंगाल के विभाजन के समय
मंशा ये रहा कि जो बंगाल में राष्ट्रवाद सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है, उस राष्ट्रवाद को कम करना है तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन करना होगा। और बंगाल के विभाजन का मतलब था हिंदुओं और मुस्लिमों को अलग अलग कर देना। इसी के बाद देखिए कि जब बंगाल की बात करें तो इस समय वायसराय है लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन चाह रहे हैं कि किसी तरह से बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। और इस समय बंगाल का पूछता है कि बताइए कि इस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो इस समय बंगाल का सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर लीथ फ्रेजर है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय लीथ फ्रेजर था जब बंगाल का विभाजन किया गया, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, दूसरा बात ये देखिए कि जब बंगाल का विभाजन हो गया है ना, और बहुत सारे सेक्टर अलग अलग हो गए, इस तरह से 2 भागों में बट गए, तो बंगाल के बारे में बात है कि सबसे वह पहला दिन कौन था जब बंगाल के लिए प्रस्ताव लाए गए, बंगाल विभाजन के प्रस्ताव लाए गए। ठीक है, तो वह डेट है 19 जुलाई का, 19 जुलाई 1905 का। 19 जुलाई 1905 के दिन ही बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया गया। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया गया। और इसके ठीक एक दिन बाद 20 जुलाई 1905 ईस्वी को 20 जुलाई 1905 ईस्वी को जो प्रस्ताव लाया गया था बंगाल विभाजन का, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया या प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। जैसे ही प्रस्ताव पारित किए गए, भारतीयों के द्वारा एक मीटिंग रखा गया, एक सम्मेलन बुलाया गया, और यह सम्मेलन बुलाया गया है कितने तारीख को? तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, और यह डेट 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता में ही, है ना, कलकत्ता के टाउन हॉल में सम्मेलन बुलाया गया, मीटिंग बुलाया गया, और इसी कलकत्ता के टाउन हॉल में ही तय किया गया कि अगर ब्रिटिश सरकार बंगाल का विभाजन करती है तो बंगाल के विभाजन करने के बाद हम लोग स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ करेंगे। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया कि जैसे ही ब्रिटिश सरकार अगर बंगाल का विभाजन करती है तो उसके बाद हम लोग भारतीयों के द्वारा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन लाए जाएंगे। ये स्वदेशी का मतलब क्या हुआ कि जितने भी ब्रिटिश से सामान लाया जाएगा, ब्रिटिश वस्तु रहेंगे, उन सभी ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, और अब से सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के द्वारा बनाए गए वस्तु, भारतीयों के द्वारा बनाए गए वस्त्र, उसी का प्रयोग किया जाएगा, उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ से फिर हम स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का फेज आगे आएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जब मीटिंग बुलाया गया और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के प्रस्ताव रखे गए, उसके बावजूद भी ब्रिटेन नहीं झुका, ब्रिटिश सरकार नहीं झुकी, और ब्रिटिश सरकार ने 16 अक्टूबर को, है ना, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन को प्रभावी कर दिया। बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। जैसे ही बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर से, और तब इसी दिन बंगाल के एक बहुत ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही इसी दिन यानी कि 16 अक्टूबर को ही मैत्री दिवस घोषित किया गया। इसी दिन मैत्री दिवस
मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की गई। इसी दिन मैत्री दिवस के अलावा राखी दिवस, इसी दिन जन एकता दिवस, इसी दिन है ना, इसी दिन मैत्री दिवस, राखी दिवस, जन एकता दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, और इसके बाद भी बंगाल विभाजन नहीं रुका, है ना, और बंगाल विभाजन प्रभावी रहा। बंगाल विभाजन होने के बाद देख रहे हैं कि फिर से कांग्रेस के द्वारा एक मीटिंग लाया जाएगा और सभी के द्वारा अलग अलग प्रस्ताव रखे जाएंगे। इस उग्र राष्ट्रवादी की हम बात कर रहे थे, तो उग्र राष्ट्रवादी में 4 महत्वपूर्ण नेताओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, और उन 4 क्रांतिकारी या उग्र राष्ट्रवादी दल के नेताओं के अगर नाम की बात करें तो उसी में नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का, उसी में नाम आता है लाला लाजपत राय का, बिपिन चंद्र पाल का और अरबिंदो घोष का। मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में एक अलग क्रांतिकारी के जनक रहे, और इन्हें, है ना, इन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फेज में देखेंगे हम लोग कि इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाएगा। और यही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में पहली बार गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव मनाया गया। बात कर रहे हैं हम 16 अक्टूबर का, किसी दिन मैत्री दिवस, राखी दिवस, जन एकता दिवस, शोक दिवस मनाया गया है बंगाल विभाजन प्रभावी होने के बाद। ठीक है, और इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनाउंस किया कि जितने भी हिंदू और मुस्लिम हैं सभी लोग गंगा में हम लोग डुबकी लगाएंगे, और गंगा में डुबकी लगाकर एक दूसरे के कलाई पर हाथ पर राखी बांधकर एक दूसरे पर मित्रता का भाव जाहिर करेंगे कि हम लोग कभी अलग नहीं हैं, और हिंदू और मुस्लिम में एकता का भाव दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग प्रतिदिन आगे कक्षा करते रहेंगे, है ना। अब बंगाल विभाजन के बाद हम लोग फिर से पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में, बहिष्कार आंदोलन के बारे में, और फिर मुस्लिम लीग के बारे में। तो आज की कक्षा, आज का क्लास यहीं